सिद्धं शुद्धं परमेय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्यम्। घुमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में जीवों की प्ररूपणा मार्गणाओं के माध्यम से की जा रही है, जिसमें ज्ञान मार्गणा के माध्यम से अवधि ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। और उस अवधि ज्ञान में आपने देशावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान, इनके कुछ कुछ विशेषताओं को भी जाना। कौन इनके स्वामी होते हैं, कितने इनके भेद होते हैं, कौन सा ज्ञान भेदों से भी रहित है। देशावधि ज्ञान के जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक के भेदों के बारे में, जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के बारे में आपने अच्छे ढंग से सीखा है। जो विवरण यहाँ दिया गया है गाथाओं में, उसके माध्यम से देशावधि ज्ञान का प्रकरण पूर्ण होने के बाद परमावधि ज्ञान का प्रकरण शुरू हुआ था। और इतना बताया गया था कि परमावधि ज्ञान भी अनेक प्रकार का है, उसके भी अनेक भेद हैं, भेद रहित नहीं है। जैसे सर्वावधि ज्ञान है, उसमें कोई भेद नहीं है, वो अपने आप में एक ही प्रकार का है, उत्कृष्ट रूप है। तो देशावधि की तरह परमावधि ज्ञान के भी भेद हैं, विकल्प हैं। और उन विकल्पों को बताने के लिए भी कितने प्रकार के भेद हैं वो भी कल बताया था कि जो अग्नि का एक जीव हैं उनकी जो संख्या है और उनकी जो अवगाहना के जितने भेद हैं, उनको आपस में गुणा करने पर जो असंख्यात संख्या बनती है, उतने भेद जो है उन परमावधि ज्ञान के जानना चाहिए। यानी इतने प्रकार का वह परमावधि ज्ञान होता है, इतने असंख्यात भेद वाला वह परमावधि ज्ञान है। फिर सर्वावधि ज्ञान के विषय में भी ये गाथा आई थी 415 नंबर की, जिसमें कि उसे निर्विकल्प कहा गया था, यानी वो भेद रहित होता है और उसका विषय परमाणु मात्र बनता है, उसका विषय भी निर्विकल्प है और ज्ञान भी निर्विकल्प है। इस तरह से जो आप अपना मन इन ज्ञान में लगा रहे हैं, ज्ञान की सूक्ष्मता को जानने में लगा रहे हैं, ये जो है बहुत बड़ी मन की एक एक्सरसाइज है, जिसके माध्यम से आप अपने सामने सूक्ष्म विषयों को रखकर सूक्ष्म विषयों की जानकारी जब लेते हैं तो मन अगर थोड़ा सा रुचिपूर्वक इन सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाता है तो बाहर की चीज़ों को भूल करके वह इनमें जब अपना मन लगा लेता है तो मन की एकाग्रता अपने आप बन जाती है। क्या सुन रहे हो? मन की एकाग्रता बढ़ाने का, मन को विषयों से हटा करके, है ना, धर्म ध्यान में लगाने का, मन को सब बाहरी संसार की चीज़ों से भुला करके ऐसे सूक्ष्म ज्ञान के विषय में लगाने का, यही वस्तुतः मन को ज्ञानमय बनाना है, मन में ज्ञान का प्रकाश भरना है। मन के अंदर ज्ञान जो वास्तव में अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान, ऐसे प्रत्यक्ष सूक्ष्म ज्ञान है, इन ज्ञानों में अपने मन को लगा करके उस मन को एकाग्र भी बनाना है और मन को शुभ भी बनाना है ना। तो ये इसके फायदे हैं। ये भी एक आप समझें कि यह जो आप पढ़ रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, इसको मन का योग कहते हैं, है ना। और इस मनोयोग के माध्यम से आप अपने मन को स्वस्थ बनाते हैं, क्योंकि मन जब बाहरी चीज़ों से हट जाता है तो अपने आप स्वस्थ होता है, ठीक है ना। तो ऐसे मन को स्वस्थ बनाने का ये बहुत अच्छा उपाय आपके सामने अभी भी चल रहा है।
और आगे की जो गाथा है 416 नंबर की, उसको पढ़ते हैं कि अभी हमें और भी कुछ सीखना है। देशावधि ज्ञान के बारे में तो हम सीख चुके, अब हमें किसके बारे में सीखना है? परमावधि ज्ञान के बारे में। सुन रहे हैं? ये भी बड़ा ज्ञान है। तो ये भी रिद्धि संपन्न मुनियों को होता है, और ये भी एक रिद्धि कही जाती है। नमो परमोहि जिणाणम, क्या बोलते हैं? हाँ, रिद्धि पाठों में परमावधि ज्ञान की रिद्धियों को धारण करने वाले मुनीश्वरों के लिए मेरा नमस्कार हो। और ये भी आप जान चुके हैं, पहले बताया गया है कि देशावधि ज्ञान तो सामान्य ग्रस्तों को हो सकता है, असंयत अवस्था में भी हो सकता है, लेकिन परमावधि ज्ञान तो नियम से ऋषि मुनियों को ही होता है। तो इसलिए इस परमावधि ज्ञान के विषय में भी अच्छे रुचिपूर्वक सुनेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। परमोहि दव्य भेदा जित्य में ताहुतेत्या होन्ति तस्सेव खेत काल वियप्पा विषय असंख गुणित कमा। हाँ, अब यहाँ कहते हैं परमोहि दव्य भेदा, परमावधि ज्ञान के जो द्रव्य के भेद हैं, द्रव्य समझ रहे हैं ना? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो द्रव्य लिया जा रहा है, उस द्रव्य के जितने भेद बनेंगे, यानी परमावधि ज्ञान जघन्य द्रव्य से उत्कृष्ट द्रव्य तक जितने भी द्रव्यों के भेदों को जानेगा, जितने उसके भेद बनेंगे, जित्तीय मेत्ता, जित्ती मेत्ता माने जितने मात्र हैं, तेत्तीय मेत्ता, तेत्तिया उतने ही होन्ति माने होते हैं। क्या होते हैं? तस्सेव माने उसी परमावधि ज्ञान के ही खेत काल वियप्पा, क्षेत्र और काल के विकल्प माने भेद होते हैं। क्या कहा गया? कि परमावधि ज्ञान के, देशावधि रटा हुआ है ना, बहुत दिनों से देशावधि चल रहा था। तो परमावधि ज्ञान के द्रव्य के जितने भेद हैं, जितने विकल्प हैं, जितने प्रकार का वह द्रव्य है, उतने ही प्रकार के भेद क्षेत्र के जानना और उतने ही प्रकार के भेद काल के जानना, है ना। तो ये जो है यहाँ पर एक विशेषता आई कि जैसे देशावधि ज्ञान में तो अलग था, वहाँ तो द्रव्य के विकल्प अलग थे, क्षेत्र के अलग थे, काल के अलग थे, है ना। द्रव्य की वृद्धि होने पर क्षेत्र, फिर क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल। तो वहाँ पर जो है वृद्धि का क्रम कोई नियत नहीं था, ध्रुव वृद्धि भी हो सकती थी, अध्रुव वृद्धि भी हो सकती थी। तो यहाँ हम कुछ विशेष समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या है कि परमावधि ज्ञान में द्रव्य के जितने भेद हैं, क्षेत्र के भी उतने ही भेद हैं और काल के भी उतने ही भेद हैं। यानी द्रव्य की अपेक्षा से जितने प्रकार का परमावधि ज्ञान है, क्षेत्र की अपेक्षा से भी उतने ही प्रकार का है और काल की अपेक्षा से भी उतने ही प्रकार का है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य के भेद होने पर क्षेत्र के भी भेद उतने ही होना और क्षेत्रों के भेद होने पर काल के भी भेद उतने ही होना। समझे? तो ये एक अपने आप में बड़ी चीज है कि वो बड़ी चीज इसलिए बन रही है कि यहाँ द्रव्य, क्षेत्र और जो काल है, ये सभी ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं जैसे देशावधि ज्ञान में बढ़े थे कि इतनी वृद्धि होने के बाद में फिर एक क्षेत्र बढ़ेगा, फिर इतने क्षेत्र की वृद्धि होने के बाद में इतना काल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, पैरेलल बढ़ रहा है। इसको हम यूँ कह सकते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ तीनों में वृद्धि हो रही है। माने द्रव्य की वृद्धि भी होगी तो क्षेत्र की भी वृद्धि होगी और काल की भी वृद्धि होगी। युगपत वृद्धि कहलाती है। क्या बोलते हैं इसको? युगपत। युगपत माने एक साथ। युगपत वृद्धि का मतलब जब द्रव्य की वृद्धि जितनी होगी उतनी क्षेत्र की वृद्धि होगी, उतनी काल की होगी, उतनी भाव की होगी। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की समान वृद्धि होने के कारण से
यहाँ पर जितने भेद द्रव्य की अपेक्षा से बनते हैं उतने ही क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से भी बनते हैं। ये इस परमावधि ज्ञान की विशेषता है। अब हम ये समझें कि भेद तो हैं, जैसे एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचे, दूसरे से तीसरे पर पहुंचे, तो भेद तो हैं, लेकिन वो भेद द्रव्य की अपेक्षा से अलग होंगे, क्षेत्र की अपेक्षा से अलग होंगे, लेकिन उस अगले भेद में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक जैसा रहेगा। क्या समझे? भेद तो कितने हैं? असंख्यात हैं। यानी हर भेद में जो द्रव्य की वृद्धि हो गई वो क्षेत्र की भी हो जाएगी, काल की भी हो जाएगी, तो उसमें युगपत वृद्धि के साथ में वो भेद बनेंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की युगपत वृद्धि होगी हर एक भेद पर, है ना। अगर उसमें असंख्यात हमें पॉइंट उसके लांघने हैं या असंख्यात उसमें भेद हैं, तो असंख्यात बार उसमें एक समान युगपत वृद्धि होगी द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की। ठीक है ना। तो ये एक अलग तरीके से सोच के साथ में यह परमावधि ज्ञान चल रहा है। अब यहाँ ये कहते हैं कि जो असंख्यात भेद हैं उनमें जो असंख्यात तरीके से वृद्धि होगी वो किस तरह से होगी? तो एक यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, विषया असंख्य गुणित कमा। क्या लिखा है? हाँ, मतलब असंख्यात गुणित क्रम से ये विषय माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब विषय बढ़ रहे हैं। अगले अगले भेदों में क्या होगा? असंख्यात गुणा हो गया, वो उससे भी असंख्यात गुणा हो गया, वो उससे भी असंख्यात गुणा हो गया। माने असंख्यात भेद भी असंख्यात गुणित क्रम से बढ़ेंगे। जो परमावधि ज्ञान का जगन्य द्रव्य का, क्षेत्र काल का भेद होगा, उससे अगला भेद असंख्यात गुणित होगा। असंख्यात गुणा द्रव्य होगा, असंख्यात गुणा क्षेत्र होगा, असंख्यात गुणा काल और भाव होगा। लेकिन वो एक ही स्टेप पर चारों एक साथ बढ़ेंगे। फिर तीसरे भेद में दूसरे से भी ज़्यादा असंख्यात गुणा द्रव्य होगा, क्षेत्र होगा, काल होगा, है ना। चौथे में फिर उससे भी असंख्यात गुणा द्रव्य होगा, क्षेत्र होगा, काल होगा। तो ये असंख्यात गुणित क्रम से ये वृद्धि होती चली जाएगी। नहीं, सब है, भाव तो सब में रहेगा। मैं बोलने में, चूंकि यहाँ पर अभी द्रव्य, क्षेत्र और काल तीन चीज़ें दी गई हैं, तो भाव को यहाँ पर अभी स्पेशली लिखा नहीं है ना, लेकिन वो उसमें इंक्लूड है। तो भाव भी है, क्योंकि जहाँ द्रव्य होगा वहाँ भाव भी होगा। भाव माने तो पर्याय है, पर्याय को जानेगा ही जो द्रव्य जान रहा है। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि द्रव्य द्रव्य जानने में आ जाए और पर्याय जानने में ना आए। द्रव्य जब भी जानने में आएगा तो पर्याय के ही माध्यम से तो जानने में आएगा। क्या सुन रहे हो? आपका जीव द्रव्य यहाँ बैठा है, आपकी प्रेजेंट यहाँ लग रही है, तो आप यहाँ बैठे हो, ये पहचानने में, जानने में किससे आ रहा है? आपकी इस मनुष्य पर्याय से आ रहा है ना। तो आपकी पर्याय पकड़ लेने से आपका द्रव्य पकड़ में आ जाता है। क्या समझे? आपकी ये मनुष्य पर्याय अगर यहाँ विद्यमान है तो जीव की पर्याय यहाँ विद्यमान है, जीव भी विद्यमान है। ऐसा तो नहीं पर्याय यहाँ पे आ गई, जीव कहीं मूल शरीर के साथ कहीं अलग हो। है? ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो आप जिस तरह से अपने द्रव्य और पर्याय के साथ हैं, वैसे ही हर द्रव्य अपनी पर्याय के साथ होता है। पर्याय को ही भाव कहा जाता है। तो जहाँ हम द्रव्य कह रहे हैं वहाँ पर्याय भी शामिल है। तो इसलिए यहाँ पर पर्याय को अलग से नहीं लिखा था, तो इसलिए हम द्रव्य, क्षेत्र, काल को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भाव भी समझना ही है ना। किसको जानेगा? अब पर्याय तो द्रव्य के साथ ही होती है ना। कभी भी कोई भी पर्याय ऐसा नहीं होता ना पर्याय अलग हो रही हो, द्रव्य कहीं अलग रह गया हो। कोई भी वैक्रियक शरीर भी होगा तो भी वो अपनी कितनी भी पर्याय निकालेगा या कितने ही शरीर बनाएगा, तो उसके साथ भी आत्मा का द्रव्य तो जुड़ा ही रहेगा। कोई निश्चेतन तो नहीं हो जाएगी ना वो। मान लो एक शरीर के कई शरीर बन गए, तो हर शरीर में आत्मा के प्रदेश तो घुसे हुए हैं, वो तो उसी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो कभी भी बिना द्रव्य के पर्याय तो नहीं हो सकते। तो पर्याय के साथ द्रव्य और द्रव्य के साथ पर्याय, ये अविनाभावी संबंध इसी को बोलते हैं।
है ना, क्या बोलते हैं, अविनाभावी, है ना। भावी का मतलब भावी नहीं, भावी, है ना, भाभी नहीं, भावी है ना। भावी माने होने वाला है, अविना माने जिसके बिना जो नहीं हो उसको बोलते हैं अविना भावी, है ना। ठीक है ना। जैसे आपकी जीव के बिना आपका शरीर नहीं और आपके शरीर के बिना आपका जीव नहीं, तो वह क्या हो गया, इस पर्याय की अपेक्षा से जीव और पर्याय का क्या हो गया, अविनाभावी संबंध। ठीक है ना। तो ऐसे तो ये असंख्यात गुणित क्रम चलेगा, कहाँ से, जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक चलेगा। अब देखो, जब ये गुणित क्रम हो रहा है तो कितना गुणित करना, असंख्यात गुणित कह दिया एक सामान्य से, है ना। जैसे कि सामान्य से ध्रुवहार बताया गया था, है ना, ध्रुवहार। तो ध्रुवहार का मतलब दो तरीके से बताया था ना, एक सामान्य ध्रुवहार और एक विशेष ध्रुवहार। तो सामान्य ध्रुवहार क्या था, सिद्धों का अनंतमा भाग, है ना, ये एक सामान्य ध्रुवहार था। फिर उसी को तेजस वर्णा की अपेक्षा से विशेष से बताया इत्यादि। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर जो है, अब ये गुणकार भी बताया जा रहा है। आगे की दो गाथाओं में गुणकार का ही वर्णन आ रहा है कि कितना गुणकार हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वो द्रव्य आगे का बन जाएगा। ठीक है ना। तो गुणा किसका करना है, गुणकार का मतलब गुणा गुणित करने वाला द्रव्य कितना होना चाहिए। अगर हमने कहा कि हमारे पास में 7 संख्या है, हमें उसको 28 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 उसका क्या हो गया, गुणकार हो गया। ऐसे समझ में आ गया ना। तो 7 चौको 28, तो 4 क्या हो गया उसका गुणकार। तो गुणकार होना चाहिए और एक मूल द्रव्य होना चाहिए, उसका उसमें गुणा कर दोगे तो आगे वाला द्रव्य का भेद आ जाएगा। तो हमें वो गुणकार तो पता हो कि किसमें गुणा करते हैं तो आगे वो असंख्यात गुणा हो जाए, फिर असंख्यात गुणा हो जाए। तो यहाँ पर वो गुणकारी बताया जा रहा है। ठीक है ना, बोलो तो अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, आगे की गाथा 417। आवलिम असंख भागा इच्छिद गच्छ धन पमाण में तादो देसा वहिस्सखेते काले वियहोन्ति संवग्गे, है ना। अब ये थोड़ा सा ये यहाँ पर आपको गणित भी सीखना है। ठीक है, परमावधि ज्ञान के विषय में थोड़ा सा तो जानना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, है ना। इन्हीं 2-4 गाथाओं में वर्णन पूर्ण हो जाएगा। क्या कहते हैं, आवलिम असंख्य भागा, जो आवली का असंख्यात्मा भाग है ना, इस राशि को क्या करना है, इच्छिद गच्छ धन पमाण मेत्ताओ, जो इच्छित गच्छ आएगा उसका जो धन आएगा उतने प्रमाण मात्र आवली के असंख्यातवें भाग से उसको समवग्गे, जो अंत में लिखा हुआ है उसको आपको संवर्ग का मतलब है परस्पर में गुणा करना। क्या करना, परस्पर में गुणा करना। एक तरीके से वर्ग ही बन जाता है। आपको जैसे कहा जाए कि 2 को हमें 6 बार परस्पर में गुणा करना है ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे 6 बार लिखोगे तो 2⁻6 हो गया, वो ऐसा समझना चाहिए। तो इसी तरीके से ये परस्पर में गुणा करने को संवर्ग कहते हैं, है ना। तो ऐसा जब हम करते हैं तो देशा बहिस्स, जो देशावधि ज्ञान है उसके क्षेत्र काल, है ना, उसमें यह संवर्ग के साथ में गुणा करने पर यह इसके भेदों की राशि आ जाती है। अब इसमें थोड़ा सा समझने के लिए क्या करते हैं, पहले इसमें जो नए शब्द आए उनको समझते हैं, है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है
इच्छित का मतलब हो गया जिसे हम चाह रहे हैं, इच्छित हो गया, है ना, जौन सा भेद हम चाह रहे हैं। गच्छ का मतलब होता है उसका जो विकल्प है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर उसका धन। धन का मतलब होता है उसका संकलित धन। क्या समझे? संकलन करके धन आना, है ना। जैसे कि संकलित धन लाने के लिए ऐसे समझे कि जैसे प्रथम भेद आएगा उसको हम 1 अंक माने। प्रथम भेद क्या है? 1 है, ठीक है ना। द्वितीय भेद में क्या होगा? 1 + 2। ये संकलित धन लाने के लिए बताया जा रहा है। तो संकलित धन कैसे आएगा द्वितीय भेद का? 1 + 2 बराबर कितना हो गया? 3। तो द्वितीय भेद का संकलित धन कितना हो गया? 3। तृतीय भेद का संकलित धन लाना है तो 1 धन 2 धन 3 बराबर कितना हो गया? 6। तृतीय भेद का संकलित धन कितना हो गया? 6। चतुर्थ भेद का संकलित धन लाना है तो क्या हो गया? 1 धन 2 धन 3 धन 4 बराबर 10। चतुर्थ भेद का संकलित धन हो गया 10। पांचवें भेद का संकलित धन लाना है 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बराबर 15। संकलित धन कितना हो गया पांचवें भेद का? 15। एक और छठवें भेद का संकलित धन लाना है तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 बराबर 21। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इच्छित धन, है ना, गच्छ। अब गच्छ का मतलब क्या हो गया? जो हम ये कह रहे हैं चौथा भेद, तो वही चौथा गच्छ कहलाएगा, है ना। जैसे हमने कहा छठवां भेद, तो वो छठवां क्या हो गया? गच्छ कहलाएगा। तो छठवें गच्छ का संकलित धन कितना हुआ? 21। आपसे पूछा चौथे गच्छ का संकलित धन कितना हुआ? 10। तीसरे गच्छ का संकलित धन कितना हुआ? 6। पांचवें गच्छ का संकलित धन कितना हुआ? 15। ठीक है ना, समझ गए ना। बस इतना ही से तो लिखा, उसमें क्या है? इच्छित गच्छ धन प्रमाण मित्ताओ, यानी जितना हमारा यह इच्छित गच्छ का धन आएगा उतने प्रमाण बराबर जो आवली का असंख्यातवां भाग है उसका हमें परस्पर में संवर्ग करना है, गुणा करना है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम ये मान के चलें कि हमें छठवें भेद का या छठवें गच्छ के संकलित धन के बराबर, है ना, छठवें गच्छ के जो संकलित धन है वो कितना है? 21। तो अगर हम छठवें गच्छ का प्रमाण निकालना चाहेंगे, उस भेद का अगर हम प्रमाण निकालना चाहेंगे तो 21 जो प्रमाण आएगा उस 21 को हम क्या करेंगे? 21 बार लिखेंगे और एक एक के ऊपर आवली का असंख्यात्मक भाग लिखेंगे और फिर आपस में उसका गुणा करेंगे। यानी 21 बार आवली का असंख्यात्मक भाग का परस्पर में गुणा करना है, ठीक है ना। और वह गुणा करने के बाद में जो धन आएगा उसको फिर हमें जो है, जो देशावधि ज्ञान का जो क्षेत्र है या जो काल है उसमें हम उसका गुणा कर देंगे, तो वह परमावधि ज्ञान का उतने गुणा वो उसका क्षेत्र और काल आ जाएगा। ये अभी तो हम क्या निकाल रहे हैं? आवली के असंख्यात्मक भाग बराबर जिस भेद को हमें निकालना है उसका गुणकार निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हमें छठवें भेद को जानना है तो छठवें भेद का गुणकार कितना होगा? कितने का गुणा करें? तो उसका गुणकार निकालने के लिए ये बताया जा रहा है कि छठवें भेद का जो संकलित धन आएगा उतने प्रमाण आवली के असंख्यात्मक भाग को परस्पर में गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा गुणकार। ये गुणकार निकालने का तरीका है, ठीक है ना। फिर इसी गुणकार के अनुसार हम उसका उत्कृष्ट क्षेत्र और काल वो निकाल लेंगे, क्योंकि देशावधि के लिए जो उत्कृष्ट क्षेत्र होगा वह उसका लोक प्रमाण है और देशावधि के लिए उत्कृष्ट काल होगा वो एक समय कम एक पल्ले बताया था, इसमें उसका गुणा कर देंगे। जो गुणकार आएगा
तो वह परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र या उस संबंधी गच्छ का वह क्षेत्र और काल आ जाएगा, ऐसा समझना। दिमाग चल रहा है कि नहीं है? कभी कभी साइक्लोन है ना। तो अब इसमें आपको क्या बताना है, यही जो है पहली चीज ध्यान में रखना है। देशा वहिष्य खेते काले भी होंति संभग। अच्छा, इसी से संबंधित एक गाथा और आगे पढ़ते हैं, फिर आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा। 418 गाथा पढ़ते हैं। गच्छ समा तक कालीय तीदे ऋण गच्छ घण धन मेत्ता उभे वियगच्छस्य धनमेत्ता होन्ति गुणगारा। अब देखो, इस गाथा में एक अलग तरीके से इसी गुणकार को निकालने का तरीका बताया जा रहा है ना। यानी गुणकार को निकालने का एक प्रकारांतर से जो तरीका अब ये बताया जा रहा है कि जैसे गच्छ सम माने गच्छ का जो धन है वो गच्छ धन आपके लिए गच्छ सम कहलाएगा। तत्कालीय तीदे, तत्काल जो आप जानना चाह रहे हैं, जैसे छठवां जानना चाह रहे हैं, पांचवां जान रहे हैं, उससे तीद माने उससे पिछला जो 5 है ना, उसमें वो क्या है, ऋण गच्छ धन मेत्ता, उसमें एक कम करके है ना 6, जैसे 6 निकालना चाह रहे हो तो 6 में से एक कम किया, क्या हो गया 5, उसका जो गच्छ धन मात्र आएगा कितना, 5 का तो 15 आया था ना, 5 का गच्छ धन संकलित धन 15 आया था ना, और हमें निकालना था छठवें का, तो 15 और 6 21, उवे विय गच्छस्य, फिर ये दोनों को ही हमने जो है मिला दिया तो एक गच्छ का धन मात्र आ गया, ये भी गुणकार आ जाता। माने छठवें का गुणकार कितना आना था, अगर हमें छठवां निकालना था तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, ये उसका दूसरी विधि दी है, नहीं समझे? दो कितना अच्छा तरीका है। एक तो जैसे आपको छठवें का निकालना था तो आपने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 है ना, ये हमें छठवां गच्छ निकालना था, तो उसका संकलित धन, छठवें गच्छ का संकलित धन निकालना है, तो ये संकलित धन ये आया 21, ठीक है ना। ये तो हो गया था ऊपर वाली गाथा के अनुसार 417 की। अब इस गाथा में क्या टेक्निक बताई कि अगर आपको जिस किसी भी गच्छ का, माने छठवें गच्छ का धन निकालना है ना, तो छठवें गच्छ को तो छठवां तो लिखे ही रखो, इसमें एक कम करो 5, और उस 5वें गच्छ का जो संकलित धन आएगा है ना, उसको इसमें जोड़ दो 6 में, 6 + 15, तो ये 21 आ गया। समझ आ रहा है ना। तो ये भी एक गणित है। अब ये गणित आपको कहीं भी लगा सकते हो, असंख्यात विकल्पों में ये वाला भी गणित है ना। अब देखो इससे पहले ही वाले, इसलिए मैंने 1 से 6 करके 6 तक के संकलित धन आपको रटा दिए हैं, है ना। अब मान लो अपन 4 का संकलित धन इसी टेक्निक से निकालना चाहते, सेकंड मेथड जो दिया था है ना, 4 का हमें संकलित धन निकालना है, तो 4 को तो यूं ही रखो, इसमें एक कम कर दो 3 आया, 3 का संकलित धन जो था उसको इसमें प्लस कर दो, तो क्या आ गया 10 आ गया। हाँ, पहले वाले का धन पता होना चाहिए, है ना, तभी तो कुछ केस करोगे आगे। तो ठीक है ना। तो ये प्रकारांतर से इसमें ये एक मेथड दे रखा है और इसमें कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो आया गुणकार, ये जो हमने निकाल लिया, छठवें का ये गुणकार 21 आया है ना, चौथे का 10 आया, ये सब क्या आ रहा है, ये गुणकार आ रहा है। अब इसी गुणकार को हम जो है गुणा कर देंगे, जो देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र था उसमें हम गुणा कर देंगे। माने अगर हम परमावधि ज्ञान के 6वें भेद का क्षेत्र जानना चाहते हैं, अब देखो क्या है, परमावधि ज्ञान के 6वां असंख्यात भेद है ना, असंख्यात भेद में से मान लो हम 6वें भेद का क्या जानना चाहते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्र जानना चाहते हैं, कितना क्षेत्र घेरता है वो,
तो देशावधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट क्षेत्र है उसमें इस गुणकार का गुणा करना है जो यहां निकल के आ रहा। अब ये गुणकार का मतलब क्या है? ये 10 गुणकार नहीं है, ये छठवें के लिए जैसे 21, ये गुणकार नहीं है। 21 बार आपको आवली के असंख्यातवें भाग से, आवली का जो असंख्यातवां भाग है इसको आपको गुणा करना है परस्पर में। कितना? 21 टाइम्स। ये इतना आपको गुणा करने पर ये जो आएगी इसकी राशि ये कहलाएगा गुणकार। ये वाला समझ आ रहा ना? ये गुणकार कहलाएगा। इस गुणकार का अगर हम क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र में गुणा कर दो। अगर हम काल निकालना चाहते हैं तो देशावधि का जो उत्कृष्ट काल बताया था, एक समय कम एक पल्य प्रमाण, उसमें गुणा कर दो तो परमावधि का उत्कृष्ट काल आ जाएगा। और परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र निकालना है तो जो लोक प्रमाण क्षेत्र था उसमें गुणा कर दो, तो उसमें गुणा करने पर परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, हो गया? ओके, बंद करें। ये जो है गुणकार इस तरीके से बता दिया गया। ठीक है ना? आगे के लिए आगे का प्रकरण फिर अब बाद में ही शुरू करेंगे। ठीक है ना? आज इतना ही प्रकरण ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए, तो इतना ही पर्याप्त। ये तो समझाने के लिए है कि आपको संकलित धन निकालना है, कौन से भेद का निकालना है। तो असंख्यात भेदों में आप इसी तरीके से संकलित धन करते चले जाएं ना, एक से लेकर के असंख्यात भेदों का संकलन धन इसी तरीके से बनाए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो चौथे पांचवें छठवें भेद हो गया। संख्यात भेद असंख्यातवां भी भेद होगा तो इसी ढंग से उसका संकलन किया जाएगा। ठीक है ना? इतना ही।